हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। एक बार फिर से मैं आप सभी को सीटेट दिसंबर 2024 जो कि आपका पेपर 14 दिसंबर को होने वाला है, उसकी हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको भाषा शिक्षण के संबंध में जानकारी दी थी और मनोवैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो में हम त्रिभाषा सूत्र के बारे में जानने वाले हैं और उसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में, यानी कि संविधान में उससे संबंधित क्या क्या बताया गया है। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से आपका पेपर में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। और बात कर लेते हैं हम पिछली वीडियो की, तो उसमें मैंने नोम चॉम्स्की जी और लेव वाइगोत्स्की जी की बात की थी। तो जल्दी जल्दी उसको भी रिवाइज करते हैं। जो हमारे चॉम्स्की जी थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी बालक होता है वो अपनी पैदा होने के साथ साथ भाषा को सीखने की जन्मजात शक्ति लेकर के पैदा होता है, और जिसे उन्होंने एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस का नाम दिया था। और लेव वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो भाषा को अपने परिवेश में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। और इन्होंने ये भी बताया था कि जीन पियाजे जी ने बच्चे की जो अहम केंद्रित भाषा या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, उसी को लेव वाइगोत्स्की जी ने बच्चे की प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषा का नाम दिया था। तो चलिए अपनी इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं और त्रिभाषा सूत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम त्रिभाषा सूत्र की। तो त्रिभाषा यानी कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि तीन भाषाओं का समूह त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। अब जानते हैं संविधान में इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। फिर जानेंगे हम त्रिभाषा सूत्र के बारे में कि इसको किसने दिया, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले संविधान में इसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के पैरा 1 के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यानी कि जो संविधान है उसमें सीधे सीधे दिया गया है कि अनुच्छेद 343 के पैरा 1 में दिया गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और हिंदी की लिपि आप सभी को पता है कि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का इस तरह से विकास व प्रोत्साहन दिया जाए कि यह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 343 के पैरा 1 में हमें बताया गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और 351 में हमें बताया गया है कि हमें इस हिंदी का इस तरह से विकास और प्रोत्साहन करना चाहिए कि ये भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि जो छोटे से गांव का व्यक्ति है वो भी अगर किसी ऊंचे स्तर पर अपनी बात को कह रहा है तो वह अपनी भाषा में ही कह सके, हिंदी में। इस प्रकार का हमें इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी बात को हिंदी में कह सके। सामाजिक संस्कृति के सभी तत्व को अभिव्यक्ति प्रदान करना मतलब कि अपने जो विचार हैं, अपने जो बात है उसको दूसरे तक हिंदी में कहे जाने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी दो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि अनुच्छेद 343 के पैरा 1 में लिखा है कि भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी। ध्यान रखना है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा से संबंधित भी जो विवाद है उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद 343 है उसके पैरा 1 में बताया भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में है जो कि हिंदी है, और 351 में इसके प्रोत्साहन की बात की गई है कि छोटे से छोटा व्यक्ति अपनी बात को रखने की चेष्टा कर सके किसी दूसरे के सामने, ये इस प्रकार से उसका माध्यम बन सके, हिंदी माध्यम बन सके उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए 351 में ये कहा गया है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम। आगे आपका दिया गया है अनुच्छेद 343 का पैरा 2 यानी कि दूसरा पैराग्राफ। उसमें हमें बताया गया है कि सभी कार्यालय कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी
को 15 वर्ष तक प्रयोग करने की बात कही गई है। यानी कि जो अनुच्छेद 343 के पैरा 1 में हिंदी जो है वो राजभाषा है, किंतु उसी का पैरा 2 है, उसमें लिखा गया है कि जो कार्यालय हैं उनके कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात की गई। अब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय की ये बात है। उस समय जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजों से भारत मुक्त हुआ था, तब वहाँ पर जो ऑफिस वगैरह होते थे, जो कार्यालय होते थे, वहाँ पर अंग्रेजी का ही कार्य होता था, सारी चीज़ें इंग्लिश में ही की जाती थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तब हमें ये बताया गया कि हम आप सभी को 10 वर्ष का समय देते हैं, तब तक आप अपने कार्यालयों में जो है अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। 10 वर्ष का समय था। 10 वर्ष में ये कहा गया था कि सभी लोग हिंदी सीख जाएंगे जो कार्यालय में सरकारी कर्मचारी हैं। किंतु आप सभी को पता है कि सरकारी कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ज़्यादा निठल्ले होते हैं, उन्हें किसी भी कार्य करने में कोई भी मतलब नहीं होता है। मतलब कि ये है कि वो किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा फुर्ती में नहीं करना चाहते। तो 10 वर्ष का उन्हें समय दिया गया था हिंदी सीखने को, किंतु उन्होंने नहीं सीखी हिंदी 10 वर्ष के अंदर। फिर उन्हें 5 वर्ष का और समय दिया गया कि वो 5 वर्ष और दे रहे हैं कि 5 वर्ष के अंदर आप सभी हिंदी को सीख लें, तभी हम कार्यालय में अंग्रेजी को ना रख करके हिंदी में कर देंगे जितने भी कार्य होते हैं। किंतु सरकारी कर्मचारियों पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ और 15 वर्षों की मेहनत बिल्कुल बेकार गई और कार्यालय में अंग्रेजी में ही 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात की गई। फिर बात करते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि हमारा राष्ट्रभाषा से संबंधित है। 1965 तक आते आते दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद और दंगे फसाद हुए। इससे पता चला कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हुई तब हमारा दक्षिण भारत जो इलाका था वहाँ पर वो अपने क्षेत्रीय भाषा बोलते थे या फिर इंग्लिश को वैल्यू देते थे, यानी कि अंग्रेजी को सीखने में ज़्यादा रुचि रखते थे हिंदी की अपेक्षा। तो जब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात की गई तो वहाँ पर उन लोगों ने दंगे फसाद करने स्टार्ट कर दिए, शुरुआत कर दी दंगे फसाद करने की कि हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हम अंग्रेजी को ही अपना श्रेष्ठ भाषा के रूप में मानते हैं या अपनी जो मातृभाषा है उसे मानते हैं। तो इससे ये साबित हो गया कि जो अंग्रेजी भाषा है उसे पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता और जो 15 वर्षों का समय दिया गया था वो हमारा जो पैरा 2 में लिखा हुआ था उसे वैसा ही रहने दिया गया कि कार्यालयों में जो है वो अंग्रेजी भाषा में कार्य किया जाएगा। फिर हमारा हिंदी भाषा को सीखने का जो टाइम दिया गया था उसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि दंगे फसाद दक्षिण भारत में होने लगे थे। उन्होंने कहा हमें हिंदी नहीं सीखनी है, हमें अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा अच्छा लगता है कामकाज करना, हमें अंग्रेजी ही सीखनी है। और फिर हमारा हिंदी जो है वो उसको राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी नहीं बन सकी। अगली लाइन में यही लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा तब से लेकर अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, किंतु भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। राष्ट्रभाषा न हिंदी है न इंग्लिश है, जो हमारी राजभाषा है वो है हमारी हिंदी और सह राज्य की ये भाषा है वो हमारी इंग्लिश है। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपको इस पृष्ठ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 343 के पैरा 2 में जो बताया गया था कि कार्यालयी कार्यों में अंग्रेजी को 15 वर्ष तक प्रयोग करने की बात की गई थी आज़ादी के टाइम पे, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी थे उन्होंने हिंदी को सीखा ही नहीं, इसीलिए फिर उसे आगे नहीं किया गया। क्योंकि जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की गई तब दक्षिण भारत में विवाद दंगे फसाद होने लगे और फिर हमारी जो सरकार थी उसने सोचा कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतया हम खत्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। फिर बात कर लेते हैं हम अगले अपने त्रिभाषा सूत्र के बारे में कि त्रिभाषा सूत्र है क्या, किसके द्वारा दिया गया और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके पेपर की दृष्टि से।
तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि 1964 से 1966 में कोठारी कमीशन के द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिभाषा सूत्र की जो संकल्पना थी वो किसने दी, तो कोठारी कमीशन यानी कि कोठारी आयोग के द्वारा दी गई। कब? 1964 से 1966 तक 2 वर्ष में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1968 की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशें की गई थी, यानी कि इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दे दी थी तब 1968 में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें सिफारिश की गई थी त्रिभाषा सूत्र के लिए। उनमें से हमारे जो मेन बिंदु हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला बिंदु है विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोई भी बच्चा अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्म लेता है तो उसे प्रारंभिक पहली भाषा के रूप में उसकी मातृभाषा ही यानी कि हिंदी पढ़ाई जाए। और यदि तमिल साइड में, दक्षिण साइड में जन्म लेता है बच्चा तो उसे उसकी क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाए। अगर तमिलनाडु में तो उसे तमिल पढ़ाई जाए। तो यही आपका पहला नियम था कि पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। फिर बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो दूसरा नियम है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को गैर भाषी हिंदी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तो यही हमारी बात द्वितीय में थी कि अगर कोई हिंदी भाषी है तो वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाए या फिर वो जो आधुनिक भाषा को सीखना चाहता है उस भाषा को पढ़ाया जाए। किंतु गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हो जैसे कि दक्षिण साइड में, तो वहाँ पर आपको द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ना है या फिर अंग्रेजी को पढ़ना है। और तीसरी जो बात कही गई वो कही गई तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या फिर कोई ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया जाए। तो इसको मैं टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से अभी आपको समझाऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि तृतीय भाषा वो होगी जो हमारी द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाई जाए, चाहे वो हिंदी भाषी राज्य हो या फिर गैर हिंदी भाषी राज्य हो, वहाँ पर आपको कोई आधुनिक भाषा पढ़ानी पड़ेगी। तो अब इसको समझ लेते हैं हम टेबल के माध्यम से अपना कि किस प्रकार से ये तीनों नियम लागू होते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा ये हिंदी भाषी राज्य है और ये है नॉन हिंदी भाषी राज्य। तो यहाँ पे जो हमारा पहला होगा मातृभाषा, तो मातृभाषा हमारी यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। और ये हमारा दक्षिण साइड में मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी तमिलनाडु की जो हमारी होती है तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़ की हो सकती है या मलयालम, ये हमारी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं। तो इनमें से कोई भी एक उसको मातृभाषा जो उसकी मातृभाषा हो वो पढ़ाई जाएगी। फिर दूसरी बात करते हैं हिंदी भाषी राज्य की। तो हिंदी भाषी राज्य हम दूसरी भाषा के रूप में मान लीजिए कि हम कोई भी भाषा जैसे कि इंग्लिश पढ़ लेंगे या फिर जो हमारी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनमें से एक पढ़ लेंगे। तो कोई सी भी एक आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हिंदी नहीं होगी यहाँ पे। फिर हमारी जो तीसरी होगी वो या तो हमने यहाँ पे जो पढ़ी है, जैसे मान लीजिए हमने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो हमें यहाँ पे तमिलनाडु वाली पढ़नी पड़ेंगी, दक्षिण भारतीय जो भाषाएं हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने ये पढ़ी हैं तो हम अंग्रेजी को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पे हमारा होगा जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ पर या तो हम हिंदी पढ़ सकते हैं दूसरी भाषा के रूप में या फिर इंग्लिश। और यदि हमने यहाँ पर हिंदी पढ़ी है तो यहाँ हम तीसरी भाषा के रूप में इंग्लिश पढ़ेंगे, और अगर हमने दूसरी भाषा के रूप में इंग्लिश पढ़ी है तो हम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो पहला हमारा फिर से समझते हैं कि हिंदी भाषी राज्य में अगर हमने मातृभाषा हमारी हिंदी होगी, जाहिर सी बात है, तो हमने पहली भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ लिया।
फिर हमें दूसरी भाषा में पढ़ना पड़ेगा दक्षिण साइड जो भी हमारी भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालमी है। इनमें से एक को पढ़ सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं अंग्रेजी को। और इनमें से भी अगर हम ना पढ़ना चाहें तो पंजाबी को पढ़ सकते हैं दूसरी भाषा के रूप में। जो भी आपका मन करे, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा रुचि हो दूसरी भाषा के रूप में, वो पढ़ सकते हैं। फिर आपने तीसरी भाषा के रूप में इंग्लिश को पढ़ना है। इन भाषाओं को पढ़ना है जो हमारी दूसरी भाषा के रूप में ना पढ़ी गई हो। तीसरी भाषा हमारी वो आधुनिक भाषा होगी। यानी कि पहले हमने हिंदी पढ़ ली, मान लीजिए जो हिंदी भाषी राज्य थे, फिर हमने पढ़ ली पंजाबी, तो तीसरी भाषा के रूप में हमें इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। और यही हम बात करते हैं दक्षिण साइड के जो लोग हैं, उन्हें पहली भाषा तो उनकी मातृभाषा ही होगी, चाहे वो तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कन्नड़ी हो सकती है या फिर मलयालमी हो सकती है। फिर वो दूसरी भाषा के रूप में मान लीजिए इंग्लिश को पढ़ लेते हैं कि उन्हें इंग्लिश पढ़नी है। फिर वो तीसरी भाषा के रूप में चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं, पंजाबी पढ़ सकते हैं, जो भी उनका मन करे। यानी कि तीनों भाषाएं अलग अलग होंगी, यहाँ पे हमें केवल ये बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि है हमारा आज की वीडियो का अंतिम बिंदु। 1968 की शिक्षा नीति को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया तथा इसका संशोधित रूप 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया। यानी कि जो 1968 में इन बिंदुओं की बात की गई थी कि इन त्रिभाषा सूत्र के रूप में आपको पढ़ाना है, वही आपको 1986 में दोहराया गया, 92 में दोहराया गया। और जो अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली लागू हुई है 2020 में, उसमें भी इन्हीं बिंदुओं पर जोर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण आपका हो जाता है त्रिभाषा सूत्र। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करने वाले थे। त्रिभाषा सूत्र से संबंधित जितना भी आपका महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए। हिंदी में जहां से आपका त्रिभाषा सूत्र से प्रश्न बन सकता था वो मैंने आपको अच्छे से करा दिया। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करके जैसे ही नई वीडियो आए उसको देखने के लिए उपस्थित हो जाना। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।